अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो बेसिकली एक्सटेंशन है वही आपके चैप्टर का बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या डिस्कस कर लिया। इस चैप्टर में हमने डिस्कस किए फर्स्ट ऑफ ऑल बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, बायो एलिमेंट्स, और हमने क्या डिस्कस किया मेजर मैक्रो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। उनमें हमने डिस्कस किया कार्बोहाइड्रेट्स को। कार्बोहाइड्रेट्स में हमने क्या क्या डिस्कस किया, उनकी क्लासेस डिस्कस की, लाइक ओलिगोसेक्राइड्स, मोनोसेक्राइड्स, और हमने डिस्कस की पॉलीसेक्राइड्स और इनके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के रोल डिस्कस किए कि किस किस बेसिस में यूज़ होते हैं। और हमने जो है इसके बाद जो है मोनोसेक्राइड्स की स्टीरियोकेमिस्ट्री भी पढ़ी कि किस तरह अरेंजमेंट डिफरेंट होती है डिफरेंट मोनोसेक्राइड यूनिट्स पे। खैर हमने ये पढ़ा। इसके बाद जो हमने टॉपिक पढ़ा वो पढ़ा प्रोटीन्स के, हमारे पास प्रोटीन्स होते क्या हैं और किधर होते हैं, और मतलब उनके जो 70% कंपोजिशन है हमारे जो मेमेलियन सेल में। तो फिर ये जो है इतने यूज़फुल कहाँ कहाँ होते हैं हमने डिस्क्राइब किया। प्रोटीन के इंडिविजुअल यूनिट्स यानी अमाइनो एसिड्स को डिस्क्राइब किया। उसके बाद हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया कि अमाइनो एसिड किस तरह लिंक होते हैं बाय द पेप्टाइड लिंकेज। और हमने आगे जो है डिस्कस किया कि हमारे पास आइए हमारे पास फर्दर क्लासिफिकेशन क्या होती है। खैर हमने प्रोटीन्स की टाइप्स डिस्कस की कि हमारे पास ग्लोबुलर और फाइब्रस प्रोटीन्स होती हैं। फिर हमने जो है इनके रोल स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल रोल डिस्कस किए। फिर हम लोग है दूसरे पार्ट की तरफ गए, हमने लिपिड्स डिस्कस किए, लिपिड्स को डिस्क्राइब किया, लिपिड्स की टाइप्स डिफरेंट क्लासिफिकेशन को डिस्क्राइब किया जो कि आपके बुक में मेंशन थी। हमने डिस्कस किया वैक्सेस, टर्पीन्स, फॉस्फोलिपिड, एसाइल ग्लाइसरोल और डिफरेंट हमने डिस्कस की। लास्ट टाइम हमने जो है लेक्चर स्टार्ट किया था अबाउट न्यूक्लिक एसिड्स। मैंने आपको डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लिक एसिड के बारे में बताया। इसके बाद हमने जो है कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द न्यूक्लिक एसिड डिस्कस किए, और जो है हमने उसके बेसिक कंस्टिट्यूएंट्स आपको मैं दोबारा बता देती हूँ क्या होते हैं हमारे पास बेसिक कंस्टिट्यूएंट्स। हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है 5 एंड ऑफ राइबोस शुगर, और या फिर कह सकते हैं कि 5 कार्बन ऑफ राइबोस शुगर। और हमने डिस्कस किया हमारे पास जो है नाइट्रोजियस बेस पे अटैच होती है, और ये आपके पास पूरा स्ट्रक्चर आ जाता है एक न्यूक्लियोटाइड का। न्यूक्लियोटाइड के हमने सारे स्ट्रक्चर्स डिस्कस कर लिए। अब जो आज का टॉपिक है उसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, उसमें हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कि हमारे पास फॉस्फोराइलेशन क्या होती है, टाइप्स ऑफ फॉस्फोराइलेशन डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम जो है डाई न्यूक्लियोटाइड एक डिस्कस करेंगे। डाई न्यूक्लियोटाइड में स्पेसिफिकली निकोटीना एनामाइड डाई न्यूक्लियोटाइड हम लोग डिस्कस करेंगे। और हमारे पास इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द डीएनए कि हमारे पास डीएनए क्या कंपोज करता है, उसमें वाटसन एंड क्रिक्स मॉडल डिस्कस करेंगे। तो आज के आपके लेक्चर के अगर मैं पार्ट्स लिखूं तो हमारे पास आज के लेक्चर में हमारे पास क्या स्टडी करेंगे, हम डिस्कस करेंगे फॉस्फोराइलेशन के, फॉस्फोराइलेशन मतलब क्या है। फिर हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास टाइप्स कौन सी है फॉस्फोराइलेशन की। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे NAD या हम लोग कह सकते हैं निको, ठीक है, इसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम जो डिस्कस करेंगे वो हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स इधर हमारे पास क्या होते हैं, और पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की जो फर्स्ट एग्जांपल है जो कि हमारे पास है डीएनए, उसको डिस्कस करेंगे। और स्पेसिफिकली डीएनए की डिस्कवरी को हम डिस्कस करेंगे।
या मैं कहती हूँ इसके मॉडल को भी, जो इसके स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करता है, जो हमें इसका स्ट्रक्चर बताता है, उसको हम बेसिकली डिस्कस करेंगे। तो आज का जो लेक्चर आप अटेंड करेंगे तो आपको क्या पता चलेगा, आपको फोटो फॉस्फोराइलेशन पता चलेगी, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन पता चलेगी। इसके अलावा आपको पता चलेगा कि निकोटिनामाइड, एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड क्या चीज़ होती है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, और स्पेसिफिकली पॉलीन्यूक्लियोटाइड में आपको डीएनए के बारे में पता चलेगा। खैर, हम आगे चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ फॉस्फोराइलेशन क्या होती है। फॉस्फोराइलेशन हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक प्रोसेस होता है जिसमें हमारे पास जो ऑर्गेनिक फॉस्फेट वो अटैच होती है हमारे पास किसी ऑर्गेनिक जो फॉस्फेट है, और हमारे पास जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है अटैच होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे आगे एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट एक फॉस्फेट का यूनिट है, अगर इसके साथ मैं एक और फॉस्फेट का यूनिट अटैच करूं तो हमारे पास क्या बचेगा, ADP यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। इस तरह हमारे पास जो है एक फॉस्फेट का जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है वो अटैच हो जाती है। इसी तरह अगर बात करें अगर आगे हम इस पे एक और फॉस्फेट ग्रुप अटैच करें तो हमारे पास ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ATP में, यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में। और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को हमने डिस्कस किया। अब अगर हमारे पास जो इसकी टाइप्स की तरफ आते हैं कि फॉस्फोराइलेशन की हमारे पास बेसिकली दो किस्म की टाइप्स है। हमारे पास सबसे पहले है फोटोफॉस्फोराइलेशन और हमारे पास है ऑक्सीडेटिव। ठीक है, फोटोफॉस्फोराइलेशन को हम डिस्कस करते हैं कि फोटोफॉस्फोराइलेशन हमारे पास क्या है। फोटोफॉस्फोराइलेशन हमारे पास ऐसी फॉस्फोराइलेशन है जो हमारे पास किसकी वजह से हो, किसकी एनर्जी यूज करके हो, हमारे पास फोटो से आपको पता चल गया, यानी सनलाइट की एनर्जी की वजह से हमारे पास फोटो फॉस्फोराइलेशन हो, यानी हमारे पास सनलाइट की एनर्जी जो है यहाँ पे एक्ट करे और हमारे पास ADP का मॉलिक्यूल दे, तो ऐसी फॉस्फोराइलेशन को हम कहते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। अगर आप बात करें तो ऐसी फॉस्फोराइलेशन हमारे पास किस प्रोसेस में होती है, आपको पता होगा ये फॉस्फोराइलेशन आपके पास बेसिकली फोटोसाइंथेसिस के प्रोसेस में होती है, क्योंकि आपको पता है कि जो फोटोसाइंथेसिस का प्रोसेस है उसको कौन ड्राइव करता है, उसको ड्राइव करता है हमारे पास लाइट, जो कि हमारे पास एक फोटोन है। या हमारे पास क्या एक एग्जांपल है कि हम फोटोफॉस्फोराइलेशन किस तरह कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं ऐसे, जैसे कि अगर आपने दो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को, जो एक इनऑर्गेनिक है और एक ऑर्गेनिक है, उनको ज्वाइन करना है और आप इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इसको करें तो आपके पास ये आ जाएगी फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब जो दूसरी आ गई हमारे पास ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, इसकी बात की जाए तो ये कौन सी एनर्जी से होती है, ये जो एनर्जी जब मॉलिक्यूल्स ब्रेक होते हैं उसकी एनर्जी से ड्राइव होके होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से आपके पास ATP जनरेट होती है। ग्लूकोज का अगर फॉर्मूला देखें हमारे पास C6H12O6, अगर आप इसको ब्रेक डाउन करेंगे आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होगा। इसके अलावा आपके पास जो है कुछ एनर्जी रिलीज होगी और वो एनर्जी आपके पास किस फॉर्म में होगी, यूजुअली ATP के फॉर्म में होगी। तो आपको ये जो है मैं फर्दर आपको डिस्क्राइब करूंगी आपको बायोएनर्जेटिक्स के चैप्टर में कि कैसे हमारे पास सेलुलर रेस्पिरेशन के प्रोसेस में ATP जनरेट होती है, और उसमें ही फोटोसिंथेसिस जब हम डिस्कस करेंगे तभी मैं बताऊंगी कि आपके पास ATP किस तरह जनरेट होती है। बेसिक आप यही कॉन्सेप्ट रखें कि हमारे पास फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या होता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में हमारे पास ऐसी होता है कि हमारे पास जो एनर्जी होती है वो ड्राइव कहाँ से होती है, बाय द ब्रेकडाउन ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, और उस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल की जो एनर्जी है वो आपके पास फर्दर यूटिलाइज्ड होती है फॉर द आपके पास आगे जो रिएक्शंस होते हैं जो आपका सेल को परफॉर्म करता है उसमें इन्वॉल्व होती है। खैर, ये हमने पढ़ ली फॉस्फोराइलेशन, यानी फर्स्ट पार्ट तो हमने डिस्कस कर लिया। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है उसका नाम हमारे पास क्या है, डाइन्यूक्लियोटाइड
सही है, हमने फॉस्फोराइलेशन पढ़ ली और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन पढ़ ली। अब जो हमने जो आगे डिस्कस फर्दर करना है वो हमारे पास है डाइन्यूक्लियोटाइड की। डाइन्यूक्लियोटाइड आइदर हमारे पास क्या होता है और जो है कि किस जगह फॉर्म होता है और किस लिए यूज होता है। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ। देखें, हमने बोला जो डीएनए होता है या हमारे पास राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है या फिर दूसरे न्यूक्लिक एसिड होते हैं, वो बेसिकली कंपोज होते हैं आपके पास न्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लियोटाइड का हमने यूनिट पढ़ लिया कि वो हमारे पास पेंटोज शुगर से, हमारे पास किससे, फॉस्फेट ग्रुप से और एज वेल एज हमारे पास बेसिस से बना हुआ होता है। ठीक है, अगर आपके पास दो न्यूक्लियोटाइड यूनिट ज्वाइन हो तो ऐसे न्यूक्लियोटाइड को आप क्या कहते हैं, आप डाई न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, आप कहते हैं उसको डाई न्यूक्लियोटाइड। ऐसा न्यूक्लियोटाइड जो कि हमारे पास रिजल्ट हो आफ्टर दी हमारे पास कह सकते हैं कि हमारे पास जो है आफ्टर लिंकेज ऑफ टू न्यूक्लियोटाइड्स देन सच न्यूक्लियोटाइड इज नोन एज न्यूक्लियोटाइड। अब जो है हमारे पास इसमें जो एग्जांपल आ गई है, हमारे पास आ गई है NAD की एग्जांपल। पहले मैं इससे पहले भी मैं आपको एक टर्म बताती हूँ। अगर आपके पास जो एंजाइम्स होते हैं उनको समटाइम्स अपनी वर्क करने के लिए कुछ यूनिट्स की ज़रूरत होती है। ऐसे यूनिट्स हमारे पास डिफरेंट होते हैं, वो आपके पास इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। मतलब आपके पास वो कार्बन कंटेनिंग भी हो सकते हैं और कार्बन कंटेनिंग नहीं भी हो सकते। ऐसे न्यूक्लियोटाइड जो हमारे पास नॉन प्रोटीनियस हो, वो हमारे पास ऐसे न्यूक्लियोटाइड हमारे पास क्या खिलाते हैं, ऐसे न्यूक्लियोटाइड जो हमारे पास नॉन प्रोटीनियस हो या फिर ऐसे एंजाइम्स को जो कोफैक्टर जो हमारे पास नॉन प्रोटीनियस हो, उनको हम क्या कहते हैं, कोएंजाइम्स। सही है, आपको जो वापस मैं समझा देती हूँ कि क्या होता है। हमारे पास जो एंजाइम्स होते हैं उनको एक्टिविटी के लिए क्या चाहिए होते हैं, कोफैक्टर्स की ज़रूरत होती है, कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है ताकि वो अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म कर सके। तो अगर हमारे पास वो कोफैक्टर या जो चीज़ हमारे इन्वॉल्व है वो आपके पास प्रोटीन के बगैर कोई और सब्सटेंस हो तो आप उसको क्या कहते हैं, कोएंजाइम कहते हैं। अगर NAD की बात करें, निकोटीनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड की, तो आपको पता चलेगा कि ये हमारे पास एक किस्म का एंजाइम्स है और ये जो है डिफरेंट एंजाइम के साथ रिएक्ट करके उनकी जो एक्टिविटी है उसको इन्हेंस करता है और उनकी एक्टिविटी को परफॉर्म करता है, जो इस एंजाइम का काम होती है। सबसे पहले अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं, ठीक है, इसके अगर हम दो पार्ट्स हैं, ठीक है, आपके पास एक न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे है और दूसरा न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे। ठीक है, जो आपके पास जो पहला पार्ट है उसमें आपके पास एक बेस अटैच है, नाइट्रोजनियस बेस अटैच है, जिसको हम कहते हैं निकोटीनामाइड राइबोस। निकोटीनामाइड अटैच है बेस, और वो किसके साथ आपके पास अटैच है, वो एक राइबोस यानी एक शुगर के साथ और हमारे पास एक फॉस्फेट ग्रुप के साथ अटैच। तो आपके पास एक न्यूक्लियोटाइड तो ये आ गया। ठीक है, अब दूसरा जो न्यूक्लियोटाइड है वो आपके पास एक राइबोस से कंपोज है। राइबोस के जो हमारे पास फर्स्ट कार्बन के साथ बेस अटैच है जिसको हम एडेनिन कहते हैं, और हमारे पास 5 कार्बन के साथ, किसके, 5 कार्बन के साथ आपके पास फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। ये आपके पास पूरा एक स्ट्रक्चर आ गया निकोटीनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड का, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ NAD+। ठीक है, जो ये स्ट्रक्चर आप जो है वापस देख लें, ये किस तरह कंपोज है। हमारे पास जो है एक तरफ राइबोस के साथ निकोटीनामाइड अटैच है और एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे एक राइबोस के साथ एडेनिन अटैच है और आपके साथ एडेनिन के साथ एक फॉस्फेट ग्रुप, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। ये आपके पास आगे एक एग्जांपल NAD की स्ट्रक्चर। अगर NAD के स्ट्रक्चर की बात अब हमने कर ली, अगर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये हमारे पास कौन सा रिएक्शन देता है, रिडॉक्स रिएक्शन। सही है, रिडॉक्स रिएक्शन देता है, और जो है हमारे लिए किस किस्म के मतलब रिडॉक्स रिएक्शन देता है, तो फिर आपके पास ये 2 फॉर्म्स पे एग्जिस्ट करता है NAD+। ठीक है, और जो दूसरी फॉर्म आपके पास एग्जिस्ट करती है वो आपके पास है NADH। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ इनका काम क्या होता है। जो NAD है वो क्या करता है, 2 एनर्जेटिक्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। ठीक है, ये आपके पास जो फर्स्ट वाला होता है वो आपके पास ऑक्सीडाइजिंग होता है,
Na+ आपके पास ऑक्सीडाइजिंग होता है और ये आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स और एक प्रोटॉन को मॉलिक्यूल को एक्सेप्ट करता है और आपके पास खुद क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। क्या हो जाता है आपके पास, रिड्यूस हो जाता है। किस में रिड्यूस हो जाता है, NADH। तो इसने कौन सी एजेंट की तरह काम किया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, मतलब दूसरों को ऑक्सीडाइज किया और खुद को वो रिड्यूस कर दे। ये आप केमिस्ट्री के टर्म में पढ़ चुके हैं कि और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे पास क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। फिर अगर हम बात करें NADH की, तो ये हमारे पास एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम करता है, मतलब ये किसी दूसरे कंपाउंड को इलेक्ट्रॉन्स देता है और 2 इलेक्ट्रॉन्स देता है और एक प्रोटॉन देता है और खुद को वापस इस NAD+ फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है। इस तरह ये हमारे पास किसका काम कर सकता है, ये हमारे पास कर सकता है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। प्लस आपके पास 2 किस्म के न्यूक्लियोटाइड मैंने आपको बता दिया। ये आप लोगों के पास प्रोटॉन जो है एक्सेप्टर और प्रोटॉन डोनर दोनों काम कर सकता है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और इलेक्ट्रॉन डोनर दोनों फॉर्म में आपके पास काम कर सकता है। ये आपके पास आ गया बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ NADA और फिर मैंने इसके आपके यूजेस भी बता दिए। अब जो हम दूसरा इसका पार्ट डिस्कस करेंगे वो FAD को करेंगे। जो हमारे पास है फ्लेविन एडनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये भी आपके पास प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है और प्रोटॉन गिव ऑफ करता है, बट इसमें थोड़ी चीज डिफरेंट आ जाती है। ये FAD है, ठीक है, ये आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा एज वेल एज आपके पास 2 प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा और अपने आप को रिड्यूस कर लेगा फ्रॉम FAD+ टू FADH2। तो ये अभी आपके पास सिमिलरली NAD वाला ही फॉर्म काम करेगा। ये आपके पास आ गई हमारे पास 2 किस्म के डाइन्यूक्लियोटाइड, एक फ्लेविन एडनिन डाइन्यूक्लियोटाइड और दूसरा निकोटिनामाइड एडनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये आपके पास 2 बेसिक कॉन्सेप्ट आ गए। आगे हम डिस्कस करेंगे कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड हमारे पास क्या होता है। अब नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो हमारे पास है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अगर पॉलीन्यूक्लियोटाइड की बात करें, हमने पहले डाइन्यूक्लियोटाइड स्टडी किया। डाइन्यूक्लियोटाइड में बोला हमारे पास 2 न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स आए जो है ज्वाइन हो, लेकिन पॉलीन्यूक्लियोटाइड की अगर बात की जाए तो हमारे पास 2 के से ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड ज्वाइन हो। यानी आपको जैसे पॉली का मतलब बनता है मेनी और न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स, न्यूक्लियोटाइड मतलब हमारे पास इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड ज्वाइन हो। अगर आपके दिमाग में एग्जाम्पल आए तो सबसे पहले आपके पास पॉलीन्यूक्लियोटाइड की एग्जाम्पल आपके पास आनी चाहिए DNA और RNA। वो दोनों आपके पास एज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड एक्ट करते हैं और स्पेसिफिकली जो है इन लोगों का जो काम होता है प्रोटीन साइंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र करने में इन्वॉल्व होता है। कौन से हमारे पास पॉलीन्यूक्लियोटाइड की एग्जाम्पल हमारे पास आगे DNA और RNA। ये आपके पास 2 एग्जाम्पल आ गए पॉलीन्यूक्लियोटाइड को हम वापस डिस्कस कर रहे हैं। ऐसे न्यूक्लिक एसिड हो गए या हमारे न्यूक्लिक एसिड रिजल्ट करेंगे कि ऐसे न्यूक्लियोटाइड, ऐसे हमारे पास क्लास ऑफ न्यूक्लिक एसिड जिसमें हमारे पास कितने न्यूक्लियोटाइड हो, हमारे पास हो 2 न्यूक्लियोटाइड। हमने पहले डिस्कस किया मोनोन्यूक्लियोटाइड, फिर हम थोड़ी और कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ आए, डाइन्यूक्लियोटाइड डिस्कस किया और एंड में हमने जो है पॉलीन्यूक्लियोटाइड डिस्कस कर रहे हैं। और अभी हम इसको बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। इसके जो बेसिकली 2 टाइप्स हमारे पास पॉलीन्यूक्लियोटाइड, हमारे पास जो सेल में है ट्रांसफर हमें आइडेंटिफाई किया गया है वो DNA है और RNA है। DNA जो है एज ए जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र करता है और दोनों जो है प्रोटीन साइंथेसिस में एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं। खैर अब हम जो है पॉलीन्यूक्लियोटाइड डिस्कस कर रहे हैं। आगे चलते हैं कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड, सबसे पहले मैं आपको स्ट्रक्चर बताती हूँ, उसकी डिस्कवरी वगैरह बताती हूँ कि इसकी डिस्कवरी कैसे हुई। हमारे पास इसकी डिस्कवरी की अगर बात की जाए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, वैसे मैंने पहले आपको बताया कि न्यूक्लिक एसिड को सबसे पहले फ्रेडरिक ने 1869 को फर्स्ट सेल के अंदर और सैल्मन फिश के अंदर देखा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास उस कई अरसे तक हमें ये नहीं पता चला कि इस न्यूक्लियोटाइड यानी हमारे पास जो इसने फर्स्ट सेल के अंदर देखा उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो कुछ अरसे बाद हमारे पास 2 साइंटिस्ट, यंग साइंटिस्ट, उन्होंने अपनी मतलब वो थोड़े ही आप लोगों से एज में बड़े ही होंगे, वो बैचलर के स्टूडेंट्स थे, उन लोगों ने मॉडल प्रपोज किया। उसको उन लोगों ने उसका नाम रखा जेम्स
जेम्स एंड फ्रांसिस क्रिक मॉडल। ठीक है, उन लोगों ने जो है एक मॉडल रिप्रेजेंट किया जो कि आपको क्या बताया, उसने डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में बताया, जिनके बेसिस पे इनको है नोबेल प्राइज भी दिया गया ऑफ मेडिसिन, नोबेल प्राइज ऑफ मेडिसिन इनको दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्कवरी दे हैव मेड। ठीक है, अगेन मैं आपको बताती हूँ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी के लिए फ्रेडरिक ने 1867 पे 9 पे हमें क्या बताया कि हमारे पास जो है एक न्यूक्लिक एसिड होता है, हमारे सेल के न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है, लेकिन उसके स्ट्रक्चर के बारे में अभी तक इंफॉर्मेशन कम थी। तो उसके बाद हमारे पास 2 यंग साइंटिस्ट, हमारे पास इंपॉर्टेंट जेम्स वाटसन क्रिक ने हमें क्या दिया, हमें इंफॉर्मेशन दी अबाउट द स्ट्रक्चर डीएनए, और उनको हमारे पास क्या मिला, नोबेल प्राइज मिला। अगर हम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड की बात करें कि हमारे पास होता क्या है, ये हमारे पास बेसिकली पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है, और इसमें जो डिफरेंस होता है, जो राइबोज होती है, जो इसमें राइबोज शुगर होती है वो डीऑक्सीराइबोज होती है। डीऑक्सीराइबोज हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास 3 कार्बन पे हमारे पास OH के बजाय H ग्रुप अटैच होता है। तो ऐसे हम लोगों के जो इंडिविजुअल यूनिट्स होते हैं इनके डीऑक्सीराइबोज होते हैं, और हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप होते हैं, और हमारे पास क्या होते हैं, जो बेसिस होते हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं। एडनिन, थायमीन, गवानीन और साइटोसिन बेसिकली होते हैं। यूरेसिल नहीं होती, यूरेसिल आपके पास सिर्फ आरएनए के स्ट्रक्चर में मौजूद होती है। ठीक, खैर आपके पास डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड समझ आ गई है, हमारे पास एक किस्म का न्यूक्लिक एसिड है, और हम लोग इसकी आज स्टडी करेंगे। आज बेसिकली जो है मैं फर्स्ट आपको पार्ट बताऊंगी कि हमारे पास इसका बेसिकली स्ट्रक्चर क्या है। अगर स्ट्रक्चर की तरफ देखें, आपके पास एक स्ट्रक्चर बोर्ड पे आ रहा है, नहीं अगर आपको सही तरह क्लियर नहीं हो रहा तो आप बुक खोलें, आपको ज़्यादा बेटर तरीके में स्ट्रक्चर आपका बनाया हुआ है आपकी पर्सनल बुक पे। अगर डीएनए के स्ट्रक्चर की बात करें, ये हमने फ्रांसिस मॉडल ऑफ डीएनए है, ठीक है, उन्होंने बताया कि जो हमारे पास डीएनए का मॉलिक्यूल है, ठीक है, उसका जो स्ट्रक्चर है डबल हेलिक्स है। क्या है हमारे पास, डबल हेलिक्स है। डबल हेलिक्स मतलब हमारे पास एक स्पाइरल टाइप स्ट्रक्चर है, या हमारे पास स्पाइरल स्ट्रक्चर है, और उसके जो है हमारे पास कितने स्ट्रैंड हैं, डबल स्ट्रैंड है। ठीक है, ये जो स्ट्रैंड है आपके पास बेसिकली कौन कंपोस्ट करता है, आपके पास ये शुगर कंपोस्ट करता है, और इसके अंदर जो बेसिस होती हैं, ठीक है, ये बेसिस, ये जो है आपके पास जो बेसिस होती हैं, ये हमारे पास जो है ज्वाइन होती हैं बाय द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए ये आपके पास ज्वाइन होती है। आप पीछे वाली सारी क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि हमारे पास इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो खैर मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बना दिया, आपको मैंने बता दिया कि हमारे पास डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, हमने उसके बारे में डिस्कस किया। अब डीएनए के स्ट्रक्चर को और हम लोग फर्दर करते हैं कि हमारे पास जो बैकबोन होती है, या इसकी हमारे पास जो है हेलिक्स की ये वाली साइड जो होती है, वो आपके पास बेसिकली कंपोज होती है शुगर से, और जो नहीं है आपस में ज्वाइन होती है बाय द ऑर्गेनिक फॉस्फेट। यहाँ पे हमारे पास न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट से ज्वाइन होती है। उसकी जो रिंग के अंदर जो होता है, रिंग के अंदर जो है हमारे पास क्या होती है, एडनिन बेसेस वगैरह होती हैं जो एक दूसरे से ज्वाइन होती है विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये आपके पास बेसिक स्ट्रक्चर आ गया। अगर बात की जाए कि हमारे पास जो है बेस की पेयरिंग होती है यहाँ पे, और अगर बेस की पेयरिंग की बात की जाए तो हमारे पास जो एडनिन होती है वो हमेशा थाइमीन के साथ पेयरिंग करती है, और अगर गवानीन है वो आपके पास साइटोसिन के साथ पेयरिंग करती है। इसमें जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल थाइमीन और एडेनिन में आपके पास 2 किस्म की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, और गवानीन और साइटोसिन में आपके पास 3 किस्म के हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं। और आप जैसे इसलिए जानते हैं कि हमारे पास ये बेसिकली प्योरीन और पायरिमिडीन के स्ट्रक्चर में हमने इनको फर्दर डिस्कस किया हुआ था, बेस के स्ट्रक्चर में हमने इनके बाकायदा स्ट्रक्चर डिस्कस किए थे। और अगर हम बात करें, ये दोनों जो स्ट्रैंड्स होती हैं, ठीक है, ये एक दूसरे के एंटी पैरेलल होती हैं। क्या होती है, एक दूसरे के एंटी पैरेलल होती है, यानी एक अगर 3 to 5 एंड मूव करती है तो दूसरी वाली हमारे पास 5 to 3 एंड मूव करती है।
ठीक है, आपके पास ये दोनों एंटी पैरेलली मूव कर रही होती है, इसी वजह से जो है ये एक दूसरे के आसपास हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकती होती हैं। खैर, ये आपके पास स्ट्रक्चर आ गया। अगर हम इसकी बात करें इस स्ट्रक्चर की, या हम इस स्ट्रक्चर की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर रही है, ये हम इसको कहते हैं रंग, ठीक। और इसको जो है हम लोग जो बैकबोन होती है उसको हम क्या कहते हैं, बेसिकली स्ट्रैंड्स, ठीक। और अगर आपको मैं बात बताऊँ उसके डायमीटर की, ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली इनका जो डायमीटर होता है 2 नैनोमीटर होता है, और हर 3.4 नैनोमीटर के बाद ये जो है कॉइल ट्विस्ट हो जाती है, यानी इस किस्म की इस तरह ट्विस्ट हो जाती हैं। कितने डिस्टेंस के बाद, 3.4 नैनोमीटर के बाद। अगर डीएनए को बात कीजिए तो डीएनए हमारे पास बेसिकली जो है न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, और न्यूक्लियस में वो क्या काम करता है, कोड करता है, मैसेज सेंड करता है। किसको सेंड मैसेज करता है, आपकी प्रोटीन मशीनरी को, फॉर द साइंथेसिस ऑफ द पर्टिकुलर प्रोटीन। तो इस वजह से इन सेल को जो न्यूक्लियस है वो अहमियत का हामिल है, वो बेसिकली डीएनए की वजह से अहमियत का हामिल है। और अगर हम बात करें इनकी क्या कहते हैं अमाउंट ऑफ डीएनए, ये वो हर सेल में डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल, आपके पास जो जर्मिनल सेल होते हैं यानी गैमेट्स और एग, उसमें जो है आपके पास जो वो होता है क्या कहते हैं, हमारे पास डीएनए ही होता है, वो डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू अगर आप सोमेटिक सेल्स की बात करते हैं। अगेन हम डिस्कस करते हैं कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसे है। हमारे पास डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, और ऐसे है कि हमारे पास दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के आसपास कॉइल हुई हुई है, और कॉइल इन सेंस में हुई है कि हमारे पास जो है वो हर एक डिस्टेंस यानी हमारे पास 3.4 नैनोमीटर के बाद वो ट्विस्ट हो जाती हैं और एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग बनाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेसिकली बनाती है। ये आपके पास डीएनए का बेसिक स्ट्रक्चर आ गया। और देखिए आपके पास लेडर लाइक अपीयरेंस होती है। एडेनिन जो है हमेशा थाइमिन के साथ बॉन्डिंग बनाती है, और जो हमारे पास गवानीन होती है हमेशा साइटोसिन के साथ बॉन्डिंग बनाती है। और इसमें जो है नंबर ऑफ द बॉन्ड्स भी डिफरेंट होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारे पास डिफरेंट होती है, वो हमारे पास होती है 2। जो हमारे पास एडेनिन और थाइमिन में होती है उसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। और हमारे पास अगर हम साइटोसिन और गवानीन की बात करें तो हमारे पास 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। खैर, ये आपके पास आ गया बेसिक स्ट्रक्चर। अब हम जो है वापस मैं आपको थोड़ा डिस्कस करवा देती हूँ कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने पढ़ा फॉस्फोराइलेशन पढ़ी, टाइप्स ऑफ फॉस्फोराइलेशन पढ़ी, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन पढ़ी और फोटोफॉस्फोराइलेशन पढ़ी। फिर हमने जो है इनको मैंने आपको डिस्क्राइब किया कि जो सनलाइट की एनर्जी से यूज़ करके फॉस्फोराइलेशन होती है वो हमारे पास फोटोफॉस्फोराइलेशन आती है। और जो हमारे पास किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करके उसकी एनर्जी से जो हमारे पास फॉस्फोराइलेशन होती है वो हमारे पास होती है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के बाद हमने डिस्कस किया न्यूक्लियोटाइड हमारे पास क्या होता है और स्पेसिफिकली डाइन्यूक्लियोटाइड क्या होता है। उसमें हमने जो ये स्ट्रक्चर जो इम्पोर्टेंटली स्टडी किया वो NAD का स्टडी किया, जो हमारे पास है न्यूक्लियोटाइड एडेनिन, जो हमारे पास दूसरा निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड वो हमने डिस्कस किया। फिर हमने FAD डिस्कस किया, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, और उसके स्ट्रक्चर को डिस्कस किया। हमने पॉलीन्यूक्लियोटाइड को डिस्कस किया कि हमारे पास पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, 2 किस्म के DNA और RNA को डिस्क्राइब किया, जिसमें स्पेसिफिकली हमने जो है डिस्कवरी डिस्कस की। किसकी हमने डिस्कवरी की, डिस्कस की डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड की। और हम लोगों ने डिफरेंट साइंटिस्ट के नाम बताए मैंने आपको कि जो साइंटिस्ट ने किस किस ईरा में पहले जो है हमारे पास DNA को फाइंड किया, न्यूक्लिक एसिड्स को फाइंड किया, फिर फाइनली जो है उसके स्ट्रक्चर को डिफाइन किया। फिर मैंने आपको स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू फ्रांसिस क्रिक मॉडल, जिसके बेसिस पे फ्रांसिस और क्रिक मॉडल के बेसिस पे फ्रांसिस और क्रिक को क्या मिला, इनको मिला नोबेल प्राइज ऑफ मेडिसिन। हमने बोला कि हमारे पास डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है DNA का, जो हमारे पास इसकी बैकबोन होती है या हमारे पास जो स्ट्रैंड्स होते हैं वो आपके पास शुगर और फॉस्फेट के साथ मिलके बने होते हैं। और अगर हम बात करें जो हमारे पास इनके अंदर के रीजन होते हैं वो हमारे पास होती है बेसिस के रीजन, और उनके दरमियान यूजुअली हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं। और ये 5 to 3 एंड एग्जिस्ट करती है, मतलब दोनों जो है एक दूसरे के एंटी पैरेलल होती है दोनों स्ट्रैंड। एक 5 to 3 प्राइम मूव करती है और एक 3 to 5 प्राइम मूव करती है।
खैर, ये आपके पास आगे बेसिक स्ट्रक्चर आपने डिस्क्राइब किया कि एडनिन जो हमेशा थायमिन के साथ बॉन्डिंग बनाता है और थायमिन हमेशा एडनिन के साथ और गवानीन हमेशा साइटोसिन के साथ। इसके अलावा हमारे पास जो है डिफरेंस लाई करता है नंबर ऑफ द बॉन्डिंग से, हमारे पास कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। फॉर एग्जांपल जो एडनिन और थायमिन बनाते हैं वो हमारे पास 2 दाने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, जबकि साइटोसिन और गवानीन हमारे पास 3 किस्म के हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाते हैं, मतलब 3 हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाते हैं। ठीक है, हमने जो है इनके बात डिस्कस की कि हमारे पास अगर इनकी मेजर किया जाए कि कितनी, मतलब हमारे पास इनका डायमीटर है तो हमारे पास 2 नैनोमीटर डायमीटर होता है इनका। और अगर बात की जाए हमारे पास ये कितनी डिस्टेंस पे जाके हेलिक्स हो जाते हैं, मतलब ये इतनी डिस्टेंस पे जाके एक हेलिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो अबाउट 3.4 नैनोमीटर जो है स्ट्रक्चर के बनाते हैं। इसके अलावा अगर आपको बात बताई, जो इनकी जो डीएनए होता है वो हर सेल में डिफरेंट होता है, वो डिपेंड करता है कि आपके पास क्या है। वो इधर आपके पास एग सेल है, स्पर्म का सेल है, या आपके पास सोमेटिक सेल है। थस ये आपके पास दूसरे ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट होता है, क्योंकि आपके पास कुछ ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम नंबर डिफरेंट होता है हर सेल में। मतलब तकरीबन अगर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के सेल को स्टडी किया जाए तो उनमें जो है क्रोमोसोम नंबर्स डिफरेंट होते हैं, जिसकी बेसिस पे हम कहते हैं कि उनमें डीएनए भी डिफरेंट होता है। डीएनए बेसिकली आपके लिए किस लिए इन्वॉल्व होता है, आपके लिए एक जेनेटिक मटेरियल के ट्रांसफर के लिए इन्वॉल्व होते हैं, जो आपकी जो है प्रोटीन साइंथिसिस में एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि इसी के पास जो मैसेज होता है जो कि हमारे पास इन्वॉल्व होता है साइंटिसिस के लिए। अगर हम बात करें वापस के हमने आज के लेक्चर में क्या पढ़ा, हमने पढ़ा फॉस्फोरिलेशन, फोटोफॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, डाइन्यूक्लियोटाइड पढ़ा, जिसमें हमने निकोटिनामाइड, एडनिन डाइन्यूक्लियोटाइड और फ्लेविन एडनिन डाइन्यूक्लियोटाइड पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा पॉलीन्यूक्लियोटाइड में स्पेसिफिकली डीएनए को स्टडी किया, डीएनए की स्ट्रक्चर को, डीएनए की डिस्कवरी को हमने स्टडी किया। आज तक के लेक्चर के इतना काफ़ी है, क्योंकि आप ये जो है स्ट्रक्चर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये इनको स्टडी करें, क्योंकि आपके पास ये अगर आप सेकेंड ईयर भी जाते हैं तो आपके अगर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए नहीं पता तो आपको कोई फ़ायदा नहीं है ये टॉपिक पढ़ने का, ये चैप्टर फर्स्ट ईयर पढ़ने का, क्योंकि आपके पास जो है सारी बेसिस जो है, आपके पास जो फर्स्ट ईयर की जो बेस है वो आपको सेकंड ईयर में भी और आगे वाली ज़िंदगी में बहुत काम देती है। तो आपको मैं बताती हूँ कि आप क्या करें, आपने शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने इन टॉपिक से रिलेटेड, डिटेल क्वेश्चन, MCQs। उसके बाद पास्ट पेपर कंसिडर करना है, अपने पेरेंट्स से डिस्कस करें, अपने टीचर से डिस्कस करें, अपने फ्रेंड्स से डिस्कस करें। वह हर बात जो मैं बोलती हूँ कि आप जो है जैसे ही आप जो चीज़ आप डिस्कस करते हैं वो आपके जहन में ज़्यादातर वक्त बैठती है, और जो है आप इसको पढ़ें, इसके टेस्ट अटैम्प्ट करें, कोई क्विजेस अटैम्प्ट करें, इंटरनेट से बेशक से मदद ले लें और पास्ट पेपर्स कंसिडर करें आफ्टर, ताकि आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाए। और इस बुक को भी यूज़ करें, इसको पढ़ें, दोबारा रीड करें। आपकी बहुत अच्छी बुक लिखी गई है, बहुत अच्छी और बहुत कम्प्रीहेंसिव बुक लिखी गई है। इसको अच्छी तरह याद करें और अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें। एनी हाउ, आपका मेरी तरफ से आज तक इतना ही। आज मैंने इतना लेक्चर ही देना था। अगले हम लोग टॉपिक पे RNA को डिस्कस करेंगे, उसके टाइप डिस्कस करेंगे, कंपैरिजन बिटवीन DNA और RNA और कंजुगेटेड प्रोटीन हम डिस्कस करेंगे। मैं सिर्फ यहाँ तक आज का टॉपिक ख़त्म हो गया। अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो कुछ और डिस्कस करेंगे। थैंक यू। एंड आप लोगों ने अच्छा, अगर मार्क्स लेने हैं तो फिर इन टॉपिक्स को पढ़ें और अपने आप को एक कामयाब इंसान बनाएं। और थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।